हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ लौकुश मिश्रा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग सोशल साइंस पढ़ाते हैं क्लास 10th का, और आज आपको इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर लेकर के आए हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है भाई? मनी एंड क्रेडिट। इकोनॉमिक्स का चैप्टर है ना, जिसका पहला लेक्चर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम लोग? मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, समझिए, आपके काम की चीज है। ठीक है, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, अब मनी है क्या? ठीक है, दो चीजें इसमें पढ़ना है। देखिए, एक तो यह पढ़ना है इसके संदर्भ में, दूसरा यह क्रेडिट के संदर्भ में। दो चीज पढ़ना, ध्यान दीजिएगा चैप्टर में। ठीक है, मनी एंड क्रेडिट। तो पहले जो मैं बता रहा हूं आपको, वह स्टार्ट करते हैं मनी से रिलेटेड जो भी पार्ट आपके चैप्टर में है उसको। देन तो उसके बाद फिर हम लोग फिर उसके आगे का फिर क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो मनी एक्चुअल में है क्या? मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड और सर्विस। मनी क्या है? एक मीडियम है एक्सचेंज करने का। किसका? गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करने का एक माध्यम है, एक मीडियम है मनी, जिसके माध्यम से हम चीजों को लेन देन करते हैं या सर्विस जो है का लेना या देना करते हैं। तो उसमें एक मीडियम, एक माध्यम होता है। वह माध्यम क्या होता है? वह मनी होता है। ठीक है, क्या होता है? मनी होता है, मुद्रा होता है। ठीक है, ये तो आज के संदर्भ में है। आप देख रहे हैं कि हम जैसे मार्केट में जाते हैं, अगर मार्केट में गए, हम एप्पल परचेज करते हैं तो शॉपकीपर हमें एप्पल देता है, तो बदले में हम क्या उसको देते हैं? बदले में हम उसको क्या देते हैं? मनी देते हैं। तो वह मनी के द्वारा एप्पल क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। तो मनी क्या है? एक मीडियम है। सर्विस, जैसे डॉक्टर के पास हम गए, ठीक है, तो डॉक्टर हमें कोई गुड्स मतलब कोई वस्तु नहीं बेच रहा है, वह फैसिलिटी दे रहा है, वह सुविधा दे रहा है, वह सेवा दे रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो उससे जो भी हम डिस्कस करते हैं या उससे सलाह लेते हैं, तो उसके बदले में उसको क्या देते हैं? फीस उसका देते हैं, मनी देते हैं। तो मनी क्या हुआ? गुड्स और सर्विस का को एक्सचेंज करने का एक मीडियम है। पहले के समय में क्या होता है? या देखिए, यह वर्ड जो आया है कि डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। ठीक है, यह क्या होता है? ए सिचुएशन वेयर द सप्लायर्स ऑफ गुड्स बी वांट गुड्स ए, मनी एज ए सोल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? जो ऊपर मैं लिखा हूं डबल कोइंसिडेंट सिस्टम, तो डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स वही चीज क्या है? यहां पे बार्टर सिस्टम है। एक्चुअल में है क्या? देखिए, जब मनी नहीं था, एज ए एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विस का मीडियम मनी नहीं था, तो पहले के समय में लोग क्या करते थे? एक चीज से दूसरे चीज का लेन देन करते थे। ठीक है, जैसे यहां पे फोटो के द्वारा देखिए, यहां पिक्चर के द्वारा देखिए, यह एक पर्सन है, इसके पास एप्पल्स हैं, फ्रूट्स हैं। ठीक है, इसके पास क्या है? इसके पास क्या बना है भाई? कोई वो कॉक बना है, मुर्गा बना हुआ है। ठीक है, अब डबल कोइंसिडेंट में क्या होगा कि इस व्यक्ति को इस चीज की जरूरत है और इस व्यक्ति को इस चीज की जरूरत है, तब तो लेन देन हुआ। ठीक है, तब तो लेन देन हुआ। एक चीज को दे करके, जैसे मान लीजिए कि दो आदमी हैं, ए और बी है, जो इसमें दिया हुआ है कि बी वांट्स गुड्स ए। ठीक है, अब इसमें गुड्स बी वांट्स गुड ए, तो एक आदमी है, एक दूसरा आदमी है, एक के पास गेहूं है, एक के पास चावल है। ठीक है, अब दोनों एक्सचेंज करेंगे। कब एक्सचेंज करेंगे? जब दोनों को एक दूसरे की जरूरत होगी तब। मतलब जिसके पास चावल है उसे गेहूं की जरूरत है, और जिसके पास गेहूं है उसे चावल की जरूरत है, तो एक्सचेंज एक दूसरे से कर लेंगे, दोनों का काम चलेगा। बट तो यह सिस्टम क्या कहलाता है? बार्टर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, लेकिन यह डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स कब होगा? जब दोनों को एक दूसरे की जरूरत होगी, जो गुड्स है उसको एक्सचेंज करने की नीड होगी उनको, तब तो होगा। अब जैसे भाई मान लीजिए कि मेरे पास गेहूं है, बहुत है, ठीक है, लेकिन मुझे क्या जरूरत है? मुझे चने की जरूरत है। मुझे गेहूं मेरे पास है, मुझे चावल की जरूरत नहीं है, मुझे चने की जरूरत है। अगला आदमी आया मेरे पास, वह कह रहा है कि भाई हम एक्सचेंज करेंगे, बट उसके पास चने नहीं है, उसके पास चावल है, तो मैं उसे चावल लेकर उसे गेहूं कैसे दे सकता हूं? तो मैं उस आदमी को खोजूंगा जिसे कि मेरे पास गेहूं है तो उसे गेहूं की जरूरत हो, और उसके पास चने हो और चने मुझे दे दे, क्योंकि चने की जरूरत मुझे है। तो यह डबल कोइंसिडेंट जो है
या बहुत पहले जो है एंशियंट टाइम में होते थे, ठीक है। बट ऐसा हमेशा पॉसिबल तो है नहीं भाई कि नहीं ज़रूरत हो, तो ज़रूरत पड़ी किस चीज़ की, मनी की, कि ऐसा कोई मीडियम हो जो बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो मनी एज ए सॉल्यूशन के तौर पे आया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। किसका सॉल्यूशन, बार्टर सिस्टम का। ये जो सिस्टम है लेन देन का, इसको क्या करेगा, अब जैसे मान लीजिए इसके पास एप्पल है, ठीक है, और इसके पास यह कॉक है, मुर्गा है, ठीक है। अब एप्पल इसके पास है तो यह एप्पल सेल कर देगा, इसके बदले में एज ए मीडियम क्या ले लेगा, मनी ले लिया। अब मनी ले लिया, अब मनी से वह चाहे मुर्गा खरीदे, चाहे बनाना खरीदे, चाहे राइस खरीदे, वीट खरीदे, जो मन में आए सो खरीद सकता है ना, समझ रहे हो। अब इसी के पास जैसे यह कॉक है, यह इसको बेचेगा, ठीक है। अब इसको एप्पल की नहीं जरूरत है तो इसको इसने कॉक बेच दिया, इसके पास मनी आ गया। अब मनी आ गया तो यह एप्पल खरीदे, चाहे वीट खरीदे, चाहे राइस खरीदे, चाहे जो मन में आए सो खरीदे। तो बार्टर सिस्टम के सोल्यूशन के तौर पे मनी आया। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी देखिए यहाँ पे भी मनी इज सम थिंग्स दैट कैन एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन जो होता है, एक दूसरे चीजों का ट्रांजेक्शन जो होता है, वही मनी का एक डिफिनेशन के तौर पे वह पहले जो बताया वह, और यह दूसरा वाला, यह वाला पॉइंट, यह दोनों आप मिला करके लिख सकते हैं ना। बात एक ही है कि जो ट्रांजेक्शन होता है गुड्स और सर्विस का, उसका जो है मीडियम जो है वह क्या होता है, मनी होता है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में क्या है, दो चीजें हैं, पेपर नोट्स है और क्वाइन है, दैट इज पेपर नोट्स और क्वाइन है ना। अब ये पेपर नोट्स या क्वाइन जो है अलग अलग जो है कंट्री का अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ रुपीज है, रुपया है, अमेरिका में डॉलर है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग है, इंडिया में रुपया है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, पेपर नोट और क्वाइन है, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, ठीक है। द वेरी अर्ली एज इंडियन यूज ग्रेन एंड कैटल एज मनी। वेरी अर्ली एज, बहुत पहले यूज्ड ग्रेन एंड कैटल एज मनी। ग्रेन और कैटल एज ए मनी के तौर पे, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे पुराने समय में 2000-2500 साल पहले लोग जो है ई मनी आज बिल्कुल मॉडर्न अब तो आ गया है दिव्यांश सिंह, ई मनी, जिसमें कि यह भी नहीं हम लोग जो है सीधे गूगल पे कर दे रहे हैं, पेटीएम कर दे रहे हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं पैसा। तो यह जो है बिल्कुल लेटेस्ट नया है, और यह 2020 में जब कोरोना तेज़ी से फैला पूरा दुनिया भर में, तो यह काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है, ठीक है। तो यह जो मैं बता रहा हूँ आपको कि पुराने समय में 2-2.5 साल पहले जो है एज ए मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे मनी के जगह पे लोग जो है ग्रेन मतलब अनाज और कैटल, अपने पशुओं को भी यूज करते थे चीज़ों को खरीदने के लिए, है ना। और आफ्टर दैट उसके बाद यूज ऑफ मेटेलिक क्वाइन का यूज किया गया। यह देखिए, यह मेटेलिक क्वाइन है पुराने समय का, जो कि मेटेलिक क्वाइन आप जानते होंगे, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के बनते रहे। चाहे वह जैसे यह जो आपको क्वाइन का जो पिक्चर आपको देख रहे हैं, ये गोल्ड क्वाइन है। एक गोल्ड क्वाइन है गुप्त एम्पायर का, है ना, 1700 साल पहले नियर अबाउट। तो गुप्त डायनेस्टी के समय में पाया गया यह गोल्ड का क्वाइन है, ठीक है। जो मेटेलिक क्वाइन है वह एज ए मनी के तौर पे, ये तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्वाइन और पेपर नोट आप देख रहे हैं ना। पहले, उसके भी पहले बार्टर सिस्टम, उसके बाद ग्रेन और कैटल, इसके बाद फिर जो है मेटेलिक क्वाइन जो है रहा, वह चाहे गुप्त डायनेस्टी रही हो, चाहे स्लेव डायनेस्टी रही हो, मुगल डायनेस्टी रही हो। मुगलों के समय में भी तो इसी तरह से गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के क्वाइन जो है वह चलते थे, और एज ए मनी के तौर पे, ठीक है। और बाद में फिर जब अंग्रेज आए यहाँ पर, तो अंग्रेजों के टाइम पीरियड में फिर यहाँ पे पेपर नोट्स और क्वाइन का यूज किया जाने लगा, और आफ्टर देन इंडिपेंडेंस इंडिया में वही कंटिन्यू अब चल रहा है। और ये जो ई मनी की बात की है, यह लेटेस्ट बिल्कुल 21st सेंचुरी का जो है, यह जो है कि अब ई मनी के द्वारा जो है ई मनी का यूज किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। बात समझ में आई आपको? अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं। करेंसी इट इज ए जनरली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मनी।
करेंसी जो है हम लोग कहते हैं ना, जैसे पेपर है, नोट है, तो 100 का नोट तो कहते हैं कि मनी तो है, ठीक है, मनी है, बट कहते हैं क्या कहते हैं, करेंसी। तो करेंसी जो है, क्योंकि यहाँ मनी के तौर पे जो है पेपर, नोट, क्वाइन, ये जो आप देखे हैं यहाँ पर, यह भी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यह भी मनी के तौर पे सिल्वर क्वाइन है, मेटेलिक क्वाइन है। तो यह करेंसी की बात कर रहे हैं। तो करेंसी क्या है, इट इज जनरली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूडिंग क्वाइन एंड पेपर नोट्स। करेंसी क्या है कि इट इज जनरली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मनी, जनरली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूडिंग क्वाइन एंड पेपर नोट्स, क्वाइन एंड पेपर नोट्स। ध्यान दीजिएगा, आम बोलचाल की भाषा में जब हम करेंसी की बात करते हैं ना, तो आमतौर पे लोग कहते हैं करेंसी का मतलब कि बिल्कुल नया नोट, है ना, नोट केवल पेपर नोट, क्वाइन को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। और करेंसी का मतलब क्या समझते हैं कि बिल्कुल न्यू, बैंक से निकल करके बिल्कुल आया ना, बिल्कुल नया नया नोट। तो करेंसी का मतलब वो नहीं होता, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम लोग यही कहते हैं करेंसी का मतलब बिल्कुल नया कड़कड़ाता नोट, ऐसा नहीं है। मनी यहाँ पे करेंसी का मतलब हो गया, इट इज जनरली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूडिंग क्वाइन एंड पेपर नोट्स। क्वाइन भी है, करेंसी जब हम कहते हैं तो उसमें पेपर नोट और क्वाइन दोनों इंक्लूड होता है, ठीक है। इट इज इशू, इसे करेंसी को इशू कौन करता है, करेंसी को इशू कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, एंड सर्कुलेटेड विद इन एन इकोनॉमी, और पूरे इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में। तो करेंसी को इशू कौन करता है, करेंसी को इशू गवर्नमेंट करती है और पूरे इकोनॉमी में सर्कुलेट करती है। जैसे जो पैसा हमारे पास है वह हमने परचेज किया सर्विस या गुड्स को, तो किसी और को दिया, उसने कुछ किया तो कहीं और किसी के पास गया, वह कुछ परचेज किया तो किसी और के पास, तो पूरा सर्कुलेट होता रहता है पूरे इंडिया भर में, इकोनॉमी में पूरा जो है वह करेंसी जो होता है वह क्या होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। इशू कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट करती है, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं करती है, यह कौन करता है, वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है इशू करेंसी नोट्स। किसके बिहाफ पर करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर करता है। कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इशू एक्चुअल में कर कौन रहा है करेंसी को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। और किसके बिहाफ पर कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर कर रहा है, ठीक है। जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्टकट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आरबीआई, ठीक है। यह आरबीआई जो है वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ध्यान दीजिएगा। और फाउंडेड कब हुआ, 1935 में। कब फाउंडेड हुआ आरबीआई, 1935 में। ध्यान दीजिएगा, बैंक आपने बहुत देखा होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इलाहाबाद बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, तमाम बैंक आप, ठीक है। यह कमर्शियल बैंक है, यह क्या है, कमर्शियल बैंक है। इसमें जो ट्रांजैक्शन होता है वह पब्लिक का होता है, ठीक है। मतलब यहां से हम लोग पब्लिक जो है वह ट्रांजैक्शन, मतलब यह पब्लिक का बैंक है। बट आरबीआई जो है वह आरबीआई से डायरेक्ट हम लोग ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। यह आरबीआई जो है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है, ध्यान दीजिएगा। आरबीआई किसका बैंक है, वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है, ठीक है। और बाकी और जितने सब बैंक जो आप देख रहे हैं कि हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, या तमाम इस तरह के बैंक है, यह पब्लिक का बैंक है। यहां हम लोग जो है ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। जितने ये सब बैंक हैं इनके ऊपर आरबीआई है। मतलब आरबीआई का जो सर्कुलेशन होता है या आरबीआई के जो रूल रेगुलेशन होते हैं करेंसी को लेकर के इकोनॉमी में, या जो इंस्ट्रक्शन होते हैं बैंकों के लिए, वह बाकी बैंकों को फॉलो करना होता है। तो इस तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि यह आरबीआई जो है इन सभी बैंकों का बैंक है। इन सभी बैंकों का बैंक कौन है, वह आरबीआई है। और दूसरे शब्दों में और क्या कह सकते हैं कि आरबीआई जो है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है। बात समझ में आई। आरबीआई का फाउंडेशन कब हुआ था, 1935 में। यह जो आप देख रहे हैं यह आरबीआई का लोगो है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का यह लोगो है। इसका हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई में है। बात समझ में आई इतनी, ठीक है। ये सब नोट कर लीजिएगा, एक एक नंबर क्वेश्चन में आपके एग्जामिनेशन में पूछने वाले हैं ये सब। और इस बार का पैटर्न भी चेंज हुआ है, ध्यान दीजिएगा, है ना। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें पेपर डाला गया है कि सोशल साइंस का या अदर दूसरे सब्जेक्ट का भी, कि पेपर का पैटर्न कैसा है। तो उसमें आप देखिएगा 1 मार्क्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसलिए आपको बहुत
तो सिलेबस भी नहीं है, 30% रिड्यूस भी कर दिया गया है एज ए बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए। तो एक एक मार्क्स के ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और वह सॉलिड मार्क्स आपको मिलेंगे, बशर्ते यह रहेगा कि आप एक एक चीजों को ध्यान से समझें, ध्यान से पढ़ें। ठीक है, और इसमें कुछ नियम कानून है करेंसी को लेकर के। एज पर इंडियन लॉ, इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग, नो अदर इंडिविजुअल आर ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन पर्सन जो है उसे अलाउ नहीं है कि वह करेंसी को इशू कर सके, है ना। ऐसा नहीं कि हम चाहे तो हम भी करेंसी अपना निकाल लें इंडिया के अंदर ही, आप चाहे, या कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहे, या अलग अलग स्टेट की अलग अलग करेंसी हो, नहीं। जो नोट होता है, पेपर नोट या क्वाइंस होता है, पूरे इंडिया में सर्कुलेट होता है, अलग अलग स्टेट का भी नहीं होता है। और कोई इंडिविजुअल पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन इसे इशू नहीं कर सकते। इसे इशू कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करती है। किसके बिहाफ पर करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर करती है। तो इंडियन लॉ के अनुसार कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई अलाउ नहीं है कि वह करेंसी को इशू कर सके। इसके अलावा जो आरबीआई सर्कुलेट कर रही है, इशू कर रही है पेपर नोट और क्वाइंस को, no individual in India can legally refuse a payment made in rupees. Hence, the rupee is widely accepted as a medium of exchange. करेंसी क्या है? रुपीज है, रुपया है। तो जो आरबीआई इशू कर रही है, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है लीगली तौर पे यह कहे कि वह इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं? देश के अंदर, इंडिया में जिस पेपर नोट और क्वाइन को आरबीआई इशू कर रहा है, तो कोई इंडिविजुअल पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिया के अंदर यह नहीं कहेगा कि भाई एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस पेपर नोट या क्वाइन को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करेगा? करना है, ठीक है, वह ऐसा कह ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरे देश भर के अंदर एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज रुपीस को एक्सेप्टेड किया जाएगा, रुपए को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं कहेगा नहीं हमें रुपए में नहीं, हमें डॉलर चाहिए, या यह पेपर नोट नहीं चाहिए, दूसरा वाला चाहिए, डॉलर चाहिए या अदर कंट्री की करेंसी चाहिए, नहीं, उसे रुपीस को एक्सेप्ट करना होगा। यह नियम कानून भी करेंसी को लेकर के कुछ बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डिपॉजिट विथ बैंक, हम पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं ना, बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, क्यों करते हैं बताइए। लोग जो है देश के अंदर बैंकों में अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं। जो भी सेविंग होती है, जो जितनी जिसकी इनकम है उसके बिहाफ पर जो है वह बैंक में कुछ न कुछ अपनी सेविंग को जो है डिपॉजिट करता है। क्यों करता है? दो चीजें। ठीक है, एक तो घर में है तो चोरी हो जाने का भी डर है। ठीक है ना, लेकिन बैंक में यदि है तो उसका पैसा सेफ्टी है उसका, है ना। बैंक में अगर डिपॉजिट आपने कर दिया तो आपका जितना भी पैसा वह सेफ है। घर में बल्कि सेफ नहीं है, हो सकता है खर्च हो जाए, है ना, हो सकता है खर्च हो जाए, बिकॉज सेव मनी। ठीक है, इंटरेस्ट भी मिलता है, वेरी गुड, दो बात करें, इंटरेस्ट भी मिलता है और सेफ्टी के लिए भी। घर में है खर्च हो जाएंगे, आप सेविंग नहीं कर पाएंगे, बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो उतना आपका सेविंग हो गया। दूसरे घर में है तो चोरी होने का भी डर हो सकता है, नुकसान हो, जो आपकी करेंसी है, सेविंग है, वो नुकसान होने का डर है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं नुकसान होने के, लेकिन बैंक में है तो वो आपका सेफ है। दूसरे, जितना हमने बैंक में डिपॉजिट किया है उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, तो इंटरेस्ट भी मिलता है। तो मान लीजिए कि आपने 1 लाख जमा किया है, तो कई साल तक अगर आपने रखा है, सेव करके रखा हुआ है, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ के हुआ 1 लाख से जो है 1,20,000, 1,25,000, 1,50,000, 2 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है। तो इंटरेस्ट बढ़ते रहता है समय के साथ। तो ये दो चीज़ों के लिए हम लोग जो है बैंक में डिपॉजिट जो है वह करते हैं। ठीक है, तो वही है कि द पर्सन डिपॉजिट एक्स्ट्रा मनी, लोग जो है डिपॉजिट करते हैं एक्स्ट्रा मनी को बैंक में, फॉर किसके लिए? सेफ्टी के लिए, एंड नीड इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के लिए। दो बातें आई आपके सामने, वही जो मैं बता रहा हूं, आप लोग भी बता रहे हैं, आप लोगों को तो पता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉमन चीजें हैं, पता होना चाहिए। अब हम लोग जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स आप लोग हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेफ्टी और इंटरेस्ट के लिए बैंक में हम लोग डिपॉजिट करते हैं। द डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट कैन बी विथड्रॉ, और जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं ना, डिपॉजिट करते हैं, तो डिपॉजिट मान लीजिए हमने किया,
तो ऐसा नहीं कि बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो डिपॉजिट हो गया फिर हमें कभी मिलेगा नहीं, हमें मिलेगा। हम उसे क्या कर सकते हैं, हम विथड्रॉ कर सकते हैं। मतलब जब हम डिपॉजिट किए फिर हमारी जब डिमांड होगी या हमारी नीड्स जो होगी, जरूरत होगी, उसके अनुसार जो है हमने डिपॉजिट किया, हमें जरूरत पड़ी तो हम विथड्रॉ भी कर सकते हैं, बैंक से पैसा निकाल भी सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि 1 लाख रुपया हमने डिपॉजिट कर दिया, अब 1 साल 2 साल तक हमें जरूरत नहीं पड़ी, उस पर इंटरेस्ट बढ़ करके जो है 1,20,000 रुपया हो गया। अब हमें 2 साल के बाद जरूरत पड़ेगी, नहीं हमें 50,000 रुपये की जरूरत है, कुछ इमरजेंसी पड़ी, तो हम जाकर के बैंक से क्या करेंगे, डिपॉजिट जो हमने किया था उसमें से 50,000 रुपया विथड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो बचेगा वो बैंक में फिर वो आगे के लिए फिर सेव है वो, है ना। तो हम उसे विथड्रॉ भी कर सकते हैं। विथड्रॉ क्यों, कब कैसे करेंगे, किसके अनुसार करेंगे, हमारी डिमांड, अपनी डिमांड के अनुसार। हमारी डिमांड कितनी है विथड्रॉ करने की, हमें जरूरत कितनी है। इसलिए जो बैंकों में हम पैसा डिपॉजिट करते हैं ना, उसे डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। क्यों डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, क्योंकि जो हमने डिपॉजिट किया है उसे हम अपनी डिमांड के अनुसार जो है विथड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए जो डिपॉजिट मनी करते हैं बैंकों में उसे डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, किसका, डिमांड डिपॉजिट का। मैक्सिमम लोग जो है, जो कॉमन पीपल हैं देश के अंदर, मैक्सिमम लोग जो हैं उनका लगभग में मानकर चलिए तो सबका, ठीक है, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम लोगों का बैंकों में सेविंग अकाउंट है। तो यह जो बैंकों में सेविंग अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट है, उसी को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, चेक फैसिलिटी जानते होंगे। चेक फैसिलिटी एग्जांपल के तौर पे यह चेक है। ठीक है, यह जो है मनी के जगह पे चेक का भी यूज किया जाता है, आप लोग जानते होंगे। इस तरह से चेक होता है, इसमें अमाउंट भर के, जैसे अमाउंट भर दिया गया, कितना इसमें वर्ड में लिख दिया गया, किसको पे करना है, अपना सिग्नेचर करके दे दिए, डेट डाल करके दे दिए, तो वह व्यक्ति जिसको दे दिए, अब उसको उतना रुपया कैश हमने नहीं दिया, उसको चेक दे दिया लिख करके इतना, वह जाएगा बैंक में उतना डिपॉजिट करा लेगा या अपने बैंक में ट्रांसफर करा लेगा। ठीक है, तो चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट है, चेक है, और आज जैसे बताएं कि ई मनी जो है, तो ई मनी जो है वह बहुत तेजी से जो है सक्सेसफुल हुआ है। ये 2020 में तो बहुत तेजी से ही सक्सेस हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब आइए यह देखिए, यह डायग्राम देखिए, है ना। जैसे भी आपको बताया है कि बैंकों में हम लोग मनी डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें पैसा देता है उसका। 1 लाख है तो छोड़ दिए, मान लीजिए 1 लाख जमा कर दिया, डिपॉजिट आपने कर दिया, 2-3 साल बाद आपका इंटरेस्ट बढ़ के 1,20,000 हो गया। मतलब अब आप जब विथड्रॉ करेंगे तो आपका अमाउंट 3 साल बाद कितना हो गया, 1,20,000 रुपया हो गया। तो 20,000 आपको इंटरेस्ट दे रहा है ना, कहाँ से दे रहा है, बैंक कहाँ से दे रहा है। या दूसरी चीज हम यह कहें कि जो बैंक है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बैंकों की कमाई कैसे होती है। वो तो हमने वहां उसको पैसा दिया, वो 3 साल बाद हमें ही पैसा दे रहा है, 20,000 रुपया बढ़ा कर दे रहा है, 1,20,000 दे रहा है। तो उनको क्या फायदा हुआ, बैंकों को क्या बेनिफिट हुआ, उनका इनकम क्या हुआ, उनको सोर्स ऑफ इनकम उनका कहां से है। तो ध्यान दीजिएगा, लोन इंटरेस्ट डिपॉजिट इंटरेस्ट इक्वल टू बैंक प्रॉफिट। अरे वाह, लोन इंटरेस्ट में से डिपॉजिट इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, बैंक प्रॉफिट होगा। वही मैं यहां समझा रहा हूं, बिल्कुल सही आप बताए हैं। ठीक है, डिपॉजिटर ये हम लोग हैं, समझ लीजिए यहाँ डायग्राम के द्वारा डिपॉजिटर हैं। ठीक है, हम लोग जो है पीपुल बैंक डिपॉजिट किए बैंक में, ये यहां से हमने बैंक में डिपॉजिट किया। ठीक है, हमने बैंक में डिपॉजिट किया, और हमने नहीं किया, देश भर के तमाम लोग कर रहे हैं, सब लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो उनका एक्स्ट्रा मनी है, सेविंग है, बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक के पास खूब पैसा हो गया। अब उन्हीं में से हम ही देश के अंदर जो लोग हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है। किसी को मकान खरीदना है, किसी को 4 व्हीलर खरीदना है, किसी को एजुकेशन लोन चाहिए, है ना, तमाम तरह के लोन जो है बैंक देता है। ठीक है, अब बैंक ने क्या किया, जिनको जरूरत है पैसे का उनको लोन दे दिया, ये लोन दे दिया, है ना, पीपुल टेक लोन, पीपल जो है लोन ले रहे हैं, इनको दे दिया। ठीक है, हमने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया, तो हम क्या करेंगे, बैंक से हम क्या करेंगे, पीपुल मेक विथड्रॉ एंड गेट इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमने इनको जब दिया, डिपॉजिट किया, और इन्होंने हमें इंटरेस्ट दिया। ठीक है, अब मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8% है। कितना परसेंट, 8%। हमें जो मिलेगा, हमने बैंक को दिया, बैंक हमें इंटरेस्ट देगा। ठीक है, कितना परसेंट, 8% दिया।
इसी बैंक ने किसी जो हमने पैसा जमा किया, अब इस बैंक ने क्या किया, बोरोवर्स जो लोन लेने वाला है उसको दिया, और इससे फिर बैंक लोन लेगा इंटरेस्ट। इससे बोरोवर्स मतलब जो लोन लेने वाला व्यक्ति है उससे कौन लेगा, बैंक लोन लेगा। लेकिन यहां पे जब लोन लेगा तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अधिक होता है। कितना, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 12%, आपको एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि अलग अलग लोन पे या अलग अलग प्रकार के डिपॉजिट पे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना। यहाँ 8%, यहाँ 12%। अब बैंक कितना लिया इनसे, 12% लिया, हमें कितना दिया, 8% लिया, तो 12% माइनस 8% इक्वल टू कितना हो गया, 4%। तो यह जो 4% है, यही 4% जो है प्रॉफिट जो है वह बैंक का है, बैंक का इनकम है। बात समझ में आई, यही बैंक का इनकम यहां पे हो जा रहा है। दूसरे, लोन दे रही है बैंक जो है, उस जो पैसा हमने डिपॉजिट किया, ऐसा नहीं कि वह रखे हुआ आरबीआई को दे दिया, आरबीआई ले लेती है ना, आरबीआई ले लिया। अब आरबीआई ने उस पैसे को क्या किया, देश के अंदर सर्कुलेट कर दिया, देश के अंदर सर्कुलेट कर दिया, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम लगा दिया, लोन दे दिया इन्होंने, तो तमाम तरह से जो है सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन मोटे तौर पे जो आप बताए हैं वही चीज है दिव्यांश सिंह की, लोन इंटरेस्ट माइनस डिपॉजिट इंटरेस्ट इक्वल टू बैंक का प्रॉफिट होता है। वही बात यहाँ पे है एक डायग्राम के द्वारा। देखिए डायग्राम इसलिए कि थोड़ा सा, अगर मे भी एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से अगर आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो इस तरह से थोड़ा सा डायग्राम बना करके आप बता देंगे ना, तो काफी भी बड़ा सुंदर लगेगा ये डायग्राम, और आपकी मार्किंग जो है फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, एक लाइन में केवल ऐसे लिख देंगे तो वो भी आपका सही है कि लोन इंटरेस्ट माइनस डिपॉजिट इंटरेस्ट इक्वल टू बैंक प्रॉफिट, बट एक लाइन में ऐसे लिख देंगे तो फिर यह काफी जो है इफेक्टिव नहीं होगा एग्जामिनर के लिए। बट इस तरह से डायग्राम बना करके आप जब एक्सप्लेन कर देंगे, इस तरह से एक्सप्लेन करने मतलब पैराग्राफ नहीं, केवल यह डायग्राम बना के आप कर दिए, एग्जामिनेशन हॉल में बना दिया आपने। अब एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा, वाह भाई बहुत बढ़िया, फटाक से जितना नंबर देना है, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जो भी देना है तुरंत उठा कर दे देगा। ठीक है, चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, अब क्रेडिट पे आते हैं, तो क्रेडिट पे आते हैं तो इसमें क्रेडिट क्या, जो बैंक से हम लोग लोन ले रहे हैं, समझिए इसको, बैंक से जो लोन ले रहे हैं वही है क्या, क्रेडिट। ठीक है, या बैंक से नहीं ले रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से ले रहे हैं तो वही क्या है, क्रेडिट है। किसी व्यक्ति से पैसे उधार ले रहे हैं तो विथ इंटरेस्ट उनको लौटाना है, तो जो ले रहे हैं वही क्या है, क्रेडिट है। तो बैंक को भी देते हैं कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल, 2 सेक्टर आपको पढ़ना है यहाँ पे। तो मनी लेंडर से ले लिए या बैंक से ले लिए, तो जो हम ले रहे हैं वो क्या है भाई, क्रेडिट है। लेकिन यह हमेशा जो है फायदेमंद नहीं होता है, कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है। जैसे 2 केस आपके एनसीईआरटी की बुक में है, 2 केस का मतलब 2 स्टोरी है। एक है क्रेडिट फॉर बिजनेस पर्पज, ठीक है, सलीम का केस है। सलीम जो है क्रेडिट फॉर बिजनेस पर्पज, सलीम जो है बिजनेस पर्पज से लोन लेता है, अपने बिजनेस में लगाता है, उसका बिजनेस धीरे धीरे, जो देखिए स्टोरी है, लंबा चौड़ा स्टोरी है, पढ़िएगा, हम शॉर्टकट में यहाँ बता दे रहे हैं। अपने बिजनेस में लगाता है, उसका बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसे फायदा होता है, और उसे जब फायदा होता है तो जितना लोन लिया रहता है वह धीरे धीरे बैंक को रिटर्न करते चला जाता है। अब उसका बिजनेस जो है आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर जो उसने लोन लिया या क्रेडिट किया है ना, वह जो है सक्सेसफुल रहा। दूसरा है क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर, जिसमें सपना का प्रॉब्लम है ना, सपना का प्रॉब्लम है। इसमें देखिए क्या है, एग्रीकल्चर के लिए मतलब सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया या मनी लेंडर जिससे भी लोन लिया क्रेडिट, ठीक है, सपना ने लिया। अब क्या हुआ कि फसल अच्छी नहीं हो पाई, फसल जब अच्छी नहीं हुई तो वह लोन कहाँ से देगा, तो फसल अच्छी नहीं हुई तो लोन नहीं दिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता गया। नेक्स्ट सेशन में फिर वही किया तो कुछ अच्छा फसल हुआ, तो कुछ तो रिटर्न कर दिया लेकिन और नहीं कर पाया, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, ये बढ़ते चला जा रहा है। तो यहाँ पे इसने जो लोन लिया या इसका सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। ठीक है, सक्सेसफुल क्रेडिट जो है नहीं माना जाएगा। क्यों सक्सेसफुल क्रेडिट नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह जो है रीपे जो होता है ना, लोन लेना बड़ी बात नहीं, उसको रीपे कर देना, तो रीपे नहीं कर पाए टाइम पर, जो एक टाइम लिमिट होता है उसमें रहता है भाई 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर लोन लिए तो आपको पे कर देना है विथ इंटरेस्ट। तो अगर नहीं कर पाए तो आप जो है डेब्ट ट्रैप में धीरे धीरे फिर फंसते जाते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर टाइम के साथ बढ़ता जाता है ना। तो जो स्टोरी है उसमें यही है कि सलीम के केस में तो उसने क्रेडिट किया, लोन लिया तो उसे फायदा हुआ, उसका बिजनेस और आगे बढ़ गया, वह सक्सेसफुल हुआ।
लेकिन सपना के केस में एग्रीकल्चर लोन लिया, लेकिन वहाँ पे जो है फायदा नहीं हुआ, तो इसका केस जो है वह इसके पहले वाले केस के अपोजिट वाला केस हो गया। ठीक है, ये स्टोरी डिटेल में है, एनसीईआरटी में है, दोनों का स्टोरी आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट, है ना। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट इज ए सेट ऑफ कंडीशन अंडर विच ए लोन इज गिवन। टर्म ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट मतलब आप लोन ले रहे हैं तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे ना, तो वही है कि टर्म ऑफ क्रेडिट इज ए सेट ऑफ कंडीशन अंडर विच ए लोन इज गिवन। एक कंडीशन होता है, रूल रेगुलेशन होता है। टर्म ऑफ क्रेडिट इज ए सेट ऑफ कंडीशन, सेट ऑफ कंडीशन होता है जिसके तहत लोन दिया जाता है। उसमें कुछ नियम नहीं होते हैं, ऐसे नहीं कि आप बैंक गए, बैंक आपको दे दिया, या किसी मनी लेंडर के पास गए तो वह ऐसे उठा करके पैसा दे दिया, ले जाओ भाई ले जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं होता, कुछ कंडीशन होते हैं। तो वही जो टर्म ऑफ कंडीशन होता है उसी को क्या कहते हैं, टर्म ऑफ क्रेडिट कहते हैं। इट में इंक्लूड मेथड ऑफ पेमेंट, इसमें क्या क्या जो कंडीशन होता है लोन देने का, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है। इंक्लूड होता है मेथड ऑफ पेमेंट, पेमेंट का मेथड क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होगा, फिक्स करना है, ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का ड्यूरेशन क्या है, एंड अदर रिलेटेड, और इसके अलावा अगर कुछ बचता है तो वह कंडीशन क्या है। मतलब मेथड ऑफ पेमेंट, मेथड ऑफ पेमेंट कैश लेना है कि आपके बैंक में ट्रांजेक्शन कर देना है, डिपॉजिट कर देना है, तो या फिर ये भी है कि मेथड ऑफ पेमेंट में कैश ही है कि ऐसा तो नहीं कि क्रेडिट में आप कोई गुड्स भी दे रहे हैं कि नहीं हमारा मकान जो है, मकान आप ले लीजिए, तो या कोई जो है LIC की पॉलिसी है वह, तो मेथड ऑफ पेमेंट में एक दो चार चीज़ें हो सकती हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें सेट ऑफ कंडीशन में होगा, क्योंकि यह फिक्स होगा भाई रेट ऑफ कंडीशन कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 8% है, 10% है, 12% जो भी है वह फाइनल कर लिया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है क्रेडिट का कि भाई आपने लिया है तो विथ इंटरेस्ट कितने ईयर में आप पे कर पाएंगे, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, कितने ईयर का जो है ड्यूरेशन होगा, यह होता है। इसके अलावा और कुछ रिलेटेड जो है कंडीशन है ना, जिसमें इंटरेस्ट रेट तो आपको बता ही दिए हैं। कोलेट्रल, कोलेट्रल क्या होता है अभी बता देते हैं, कोलेट्रल क्या होता है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद मोड ऑफ रीपेमेंट, ठीक है, मोड ऑफ रीपेमेंट, रीपेमेंट का मोड क्या होगा वह कोलेट्रल आपको बता देते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं, डॉक्यूमेंट्स मतलब कागज वगैरह लगते हैं, ऐसा नहीं कि ओरल सब काम होता है, कागज पत्र लगते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स हो गया, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वह लगते हैं। ठीक है, द टर्म ऑफ क्रेडिट में वेरी डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बारोवर, यह चीज समझना आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट है कि टर्म ऑफ क्रेडिट, जो टर्म ऑफ क्रेडिट है ना, यह बहुत कुछ डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ लेंडर एंड बारोवर, लेने और देने वाले के नेचर पे डिपेंड करता है क्या, टर्म ऑफ क्रेडिट, बहुत कुछ। ठीक है, कैसे भाई, किसी पर्सन को लोन चाहिए, ठीक है, उसको लोन चाहिए, वो मेरे पास आया तो मैं देने के लिए एग्री होऊंगा तब ना दूंगा, नहीं दूंगा तो फिर कहां से बोलेगा। एक चीज, दूसरे की नेचर में यहाँ पे यह भी है कि हम कह रहे हैं कि नहीं भाई हम 12% इंटरेस्ट ले गया, वो कहा नहीं सर जो है 12% नहीं 10%, ठीक है। तो नेचर अगर दोनों की जो बातचीत है, या ये तो हो गया कि ये इनफॉर्मल सेक्टर में अगर मुझसे ले रहा है या किसी मनी लेंडर से ले रहा है तो इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर में भी जाएंगे तो वहाँ टर्म एंड कंडीशन बिल्कुल बैंक को कहेगा, बैंक का फिक्स है कि भाई वो 12%, तो 12% है, टाइम ड्यूरेशन है, और जो डॉक्यूमेंट्स उसे रिक्वायर्ड, वह सब चीज़ें के लिए अगर आप एग्री हो गए तब तो दोनों के जो है क्रेडिट होगा, लेन देन होगा, अदरवाइज जो है हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए है कि जो बारोवर्स मतलब जो लेने वाला है और लेंडर मतलब जो देने वाला है, उनके नेचर पर डिपेंड करता है टर्म ऑफ क्रेडिट, टर्म ऑफ क्रेडिट उनके नेचर पर डिपेंड करता है कि दोनों का नेचर मिल गया, बातचीत बन गई, तब तो इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट आपने वो क्रेडिट कर लिया, दे दिया, ठीक है, अदरवाइज जो है नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या चीज है इसमें। क्रेडिट, जो क्रेडिट की हम बात करें, क्रेडिट का डिफिनेशन अगर पूछे तो क्रेडिट का डिफिनेशन क्या कराएंगे, क्या बताएंगे। क्रेडिट क्या है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है इन विच ए बारोवर्स रिसीव समथिंग वैल्यू, ठीक है,
क्रेडिट क्या है? एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है जिसमें कि बारोवर्स, बारोवर्स मतलब लेने वाला, जो लोन ले रहा है, बारोवर्स रिसीव समथिंग, कुछ रिसीव करता है, जैसे यूजुअली जो है कैश, ठीक है, एंड एग्री रीपे, और एग्री होता है रीपे द लेंडर, लेंडर कौन? जो क्रेडिट दे रहा है। मतलब यहाँ पे यह बारोवर्स मतलब कौन हो गया? बारोवर्स हो गया कि जो लोन ले रहा है, और यहाँ पे लेंडर कौन हो गया? जो लोन दे रहा है। अब यह लेंडर कौन हो सकता है? वह इनफॉर्मल और फॉर्मल दो सेक्टर में है, वह कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है या फिर बैंक हो सकता है। यह तो रीपे द लेंडर एट सम लेटर डेट, DATE, यूजुअली विथ इंटरेस्ट, विथ इंटरेस्ट के साथ। मतलब एक क्रेडिट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया कि एक चलिए देखते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, है ना? सर वीडियो रुक गया, चलिए शुरू हो गया, रुक गया था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से देख लीजिए तब कि क्रेडिट क्या है? एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है जिसमें बारोवर्स रिसीव करता है, कुछ चीजों को रिसीव करता है, यूजुअली तौर पे कैश रिसीव करता है, और इस बात के लिए एग्री होता है कि जो वह रिसीव कर रहा है कैश, यूजुअली कैश रिसीव कर रहा है, वह कुछ समय के बाद लेंडर को रीपे कर देगा विथ इंटरेस्ट, यूजुअली विथ इंटरेस्ट, दैट इज क्रेडिट। क्रेडिट का डेफिनेशन पूछेगा, आप यह पूरा ऐसे लिखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। कोलेट्रल आया था वर्ड पहले ना, वर्ड आया था कोलेट्रल, क्या होता है ध्यान दीजिएगा? एन एडिशन टू इंटरेस्ट लेंडर में डिमांड कोलेट्रल, दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, ठीक है। कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल को आप यह समझिए कि यह जो लोन दे रहा है, लेंडर लोन दे रहा है बारोवर्स को, तो बारोवर्स के तरफ से दिया गया एज ए सिक्योरिटी है, लोन सिक्योरिटी है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझिए कि कोलेट्रल क्या है, कि जैसे आप बैंक के पास गए, कहे भाई हमें जो है 4 व्हीलर लेना है, 10 लाख रुपया हमें चाहिए लोन, ठीक है। तो बैंक आपको 10 लाख रुपया क्यों देगा? क्यों देगा बैंक आपको 10 लाख रुपया? ठीक है, बैंक उसी टर्म एंड कंडीशन पे देगा कि उसे वह विथ इंटरेस्ट आपसे ले सके। इन केस की अब अगर आप नहीं दे पाए, तब बैंक क्या करेगा? तो बैंक आपसे सिक्योरिटी मनी के तौर पे कोलेट्रल की गारंटी लेता है। वह क्या हो सकता है? वह आपके मकान या जमीन के वैल्यू के बराबर जो है उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वह सबमिट कर सकता है, या यह पता हुआ कर सकता है कि जैसे आप 10 लाख रुपया बैंक से लोन ले रहे हैं, तो क्या आपके पास 10 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी है या नहीं है। यदि है तो बैंक आपको देगा। तो 10 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, सिक्योरिटी मनी है, तो वही क्या है? कोलेट्रल है। क्यों? क्योंकि बैंक जब आपको 10 लाख रुपया दे दिया, तो अगर 10 लाख रुपया दे दिया 5 साल के लिए दिया, तो विथ इंटरेस्ट मान लीजिए कि 10 लाख रुपया दिया 5 साल के लिए दिया, विथ इंटरेस्ट आपका कितना हो गया? 10 लाख रुपए का कितना हो गया? मान लीजिए कि 14 लाख रुपए हो गए, ठीक है। तो 14 लाख रुपया विथ इंटरेस्ट बैंक को चाहिए ना। अगर आप नहीं दे पाए तो बैंक क्या करेगा? तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो एज ए कोलेट्रल आपने जो सिक्योरिटी मनी के तौर पे आपने शो किया है बैंक को, उसे वह सेल करके अपना लोन जो है वह फुलफिल कर लेती है। या जैसे इनफॉर्मल सेक्टर में देखिए, गांव में क्या होता है, जो किसान होते हैं वह क्या करते हैं? किसान जो है वह मनी लेंडर को, ठीक है, लैंडलॉर्ड से पैसा लेते हैं, और सिक्योरिटी मनी के तौर पे वह क्या करते हैं? अपना जमीन, खेत जो है, खेत या मकान जो है, कहते भैया हमें दे दीजिए। तो अपना जमींदार से ले लिया, उन्होंने पैसा ले लिया, खेतीबाड़ी किया, लेकिन फसल अच्छी ना होने या और तमाम रीजन की वजह से जो है, जब रीपे नहीं कर पाते हैं, तो जमींदार क्या करते थे, या लैंडलॉर्ड मनी लेंडर क्या करते थे? किसान का जो है वो जमीन या खेत, जो मकान है, वह सब जो है वो ले लेते थे।
ठीक है, जो उन्होंने पैसा दिया उसके बदले में वह उनसे ले लेते थे। बैंक भी वही करता है। बैंक ऐसे ही जो है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को बैंक पैसा नहीं देगा जिसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगेंस्ट लोन, लोन के अगेंस्ट जो है कोई सिक्योरिटी नहीं है, नहीं देगा। अगर मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी जो है 10 लाख रुपए की टोटल प्रॉपर्टी है, तो आपको 10 लाख रुपए से कम का ही वह जो है बैंक जो है आपको लोन देगा। 10 लाख रुपए से अधिक का लोन नहीं देगा। ठीक है, अगर आप सोचें कि आपके जमीन और मकान का कोई व्यक्ति है, उसके पूरा प्रॉपर्टी मिला के 10 लाख रुपए का है, अब वो कहे कि नहीं हमें 50 लाख रुपए, बैंक के पास जाए हमें 50 लाख रुपए का लोन दे दीजिए, हमें कोई फैक्ट्री खड़ी करनी है, छोटी सी कोई फैक्ट्री खड़ा किया, कंपनी कोई लगानी है या जो भी करना है, बिजनेस करना है, 50 लाख रुपया दे दीजिए। तो बैंक उसको 50 लाख रुपया क्यों देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एज ए कोलेट्रल उसके पास सिक्योरिटी के तौर पे क्या है, 10 लाख रुपए की ही प्रॉपर्टी है, चाहे उसका मकान जमीन जो भी है वह 10 लाख रुपए तक का ही है, तो उसको 50 लाख रुपया लोन नहीं देगी। बैंक कितना देगा? लेस देन 10 लाख रुपीज देगा। ठीक है, यस दिव्यांश, व्हेन बोरोवर्स फेल टू रिपे लोन कोलेट्रल इज टेकन। यस, यही चीज है इसमें। कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर्स ओन। ठीक है, कोलेट्रल क्या होता है? वो बोरोवर्स का होता है, उसका अपना खुद का होता है। जैसे कि क्या हो सकता है कोलेट्रल के तौर पे? लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, लाइव स्टॉक हो सकता है, डिपॉजिट विथ बैंक हो सकता है। एंड यूज दिस एज ए गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। यदि अंटिल द लोन इज रीपेड, अगर लोन रीपेड नहीं हो पाता है तो लेंडर के पास यह क्या होता है? एज ए गारंटी के तौर पे यह कोलेट्रल होता है। ठीक है, इफ द बोरोवर्स फेल्स, यदि बोरोवर्स मतलब जो लोन लेने वाला है वह फेल हो जाता है रीपे करने में, लोन जो है रीपे करने में फेल हो जाता है, तो वह लेंडर क्या करता है? लेंडर के पास इस बात का राइट होता है कि वह सेल द एसेट, वह जो कोलेट्रल है उसे क्या करेगा? जो कोलेट्रल है उसे सेल कर देगा। ठीक है, जो कोलेट्रल है उसे क्या करेगा? सेल कर देगा, और सेल करके अपना पेमेंट जो है वह प्राप्त कर लेगा। बात समझ में आई आपको कोलेट्रल के बारे में? तो यह कोलेट्रल में ये सब सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वैरायटी ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट। क्रेडिट एग्रीमेंट, क्रेडिट मतलब लोन जहां से हम ले रहे हैं, कहां कहां से लोन हम ले सकते हैं। ठीक है, लोन फ्रॉम मनी लेंडर, लोन लोग कहां से, इंडिया में लोन कहां कहां से लोग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 5 जगहों से लेते हैं जनरली तौर पे। ठीक है, 5 जगहों से लेते हैं। कुछ अपने रिलेटिव से, फ्रेंड और रिलेटिव से भी लेते हैं, वह यहाँ पे शामिल नहीं है। लोन फ्रॉम मनी लेंडर से ले सकते हैं, लोन फॉर ट्रेडर से ले सकते हैं, लोन फ्रॉम बैंक से ले सकते हैं। ठीक है, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर जहाँ काम करते हैं वहाँ से ले सकते हैं। लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी होती है वहाँ से लोन ले सकते हैं। तो इन 5 जगहों से जनरली तौर पे लोग जो है लोन लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कहाँ कहाँ से लोग इंडिया में लोन लेते हैं आमतौर पे, तो मनी लेंडर से लेते हैं, ट्रेडर से लेते हैं, बैंक से लेते हैं, एम्प्लॉयर से लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक से लेते हैं। इन 5 जगहों से जो है इंडिया में लोन लोग लेते हैं अपने काम के लिए। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर बताए थे आपको। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर देखिए क्या है। द फॉर्मल सेक्टर कंप्राइजेज द बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें फॉर्मल सेक्टर में क्या आएगा? बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगी। ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एग्जाम्पल बताइए फॉर्मल सेक्टर का। तो फॉर्मल सेक्टर का एग्जाम्पल क्या है? जहां से लोन लेते हैं लोग, वह बैंक है और वह कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इट्स प्रोवाइड लोन कंपैरेटिवली एट ए लोअर रेट। जो बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, वह लोन प्रोवाइड कराती है लोअर रेट पे, कम रेट पे। एंड कोलेट्रल इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लोन, और इसके बदले में कोलेट्रल, भाई कोलेट्रल तो लेंगे ना, कोलेट्रल इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लोन। लोन देने के बदले में कोलेट्रल की गारंटी लेते हैं। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वह क्या होता है? वह लोअर होता है, और क्या होता है? ईयरली होता है। ध्यान दीजिएगा, ईयरली होता है, मंथली नहीं होता है। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में डिफरेंसेस भी पूछ सकता है। तो फॉर्मल सेक्टर में जो बातें हैं वह इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं है, तो यही आप डिफरेंस दिखाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे कि फॉर्मल सेक्टर में क्या है? बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी है। फॉर्मल सेक्टर में जो होता है वह रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है, और क्या होता है? ईयरली होता है। ठीक है, इसके अलावा
जो ये सेक्टर होता है फार्मल सेक्टर, यह मेनली सुपरवाइज्ड बाई आरबीआई, आरबीआई के द्वारा सुपरवाइज होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है अभी आरबीआई के द्वारा सुपरवाइज होता है, इसलिए इसमें किसी भी तरह के जो आप कह सकते हैं कि गलतफहमी का होना या फिर किसी भी तरह का जो है जो फिक्स है हुआ है टर्म एंड कंडीशन जो है लोन का, उसमें कोई बदलाव हो तो नहीं हो सकता है, या आपने लोन लिया और दिया है तो उसमें जो है किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि यह इसका सुपरविजन जो है वह आरबीआई के द्वारा होता है। ठीक है। और इसमें एक चीज और देख लीजिए, इसमें एक डाटा और देख लीजिए, यह है 2012 का डाटा है। ठीक है, कि पर 1000 रूरल हाउस होल्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, 1000 रूरल हाउस होल्ड में मनी लेंडर्स कौन किससे लेता है ना, कितने परसेंट लोग जो है लोन कहां से लेते हैं, यह है सोर्स ऑफ क्रेडिट पर 1000 रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया 2012 का डाटा है भाई, कि कौन लोग कहां से लेते हैं। तो मनी लेंडर से कितने लोग लेते हैं? 33% लोग लोन लेते हैं। ठीक है, और कब का डाटा है? 2012 का है, रूरल हाउस होल्ड का है, पर 1000 पीपल पे बनाया गया है। तो पर 1000 रूरल हाउस होल्ड में मनी लेंडर से कितने परसेंट लोग लोन लेते हैं? 33%। लैंडलॉर्ड से 1% लेते हैं, अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से 5% लोग लोन लेते हैं, कमर्शियल बैंक से 25% लोग बैंक लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक से 25% लोग लोन लेते हैं, अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से भी 2% लोग लोन लेते हैं, और रिलेटिव और फ्रेंड से भी लोन लेते हैं। वह कितने परसेंट लोग? 8% लोग लोन लेते हैं। यह डाटा 2012 का है, पर 1000 रूरल हाउस होल्ड का है, कि 1000 लोगों में से कितने लोग जो है कहां से जो है लोन लेते हैं। तो इतने जगहों से लेते हैं। ठीक है, जिसमें मनी लेंडर से अभी भी 33% लोग जो है लोन लेते हैं। तो अब इसमें फार्मल और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों इसमें इंक्लूड है। अभी आपको फार्मल सेक्टर बताए हैं, इनफॉर्मल सेक्टर आपको देख लेना है कि इनफॉर्मल सेक्टर एंड क्रेडिट इन इंडिया। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या आ रहा है? ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में क्या क्या आ रहा है? मनी लेंडर है, फ्रेंड्स हैं एंड रिलेटिव हैं, ट्रेडर्स हैं, लैंड ओनर हैं, लार्ज फार्मर हैं। इनसे यह लोग जो हैं, जैसे आपको फार्मल सेक्टर में बताया है, बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक है जिसका सुपरविजन जो है आरबीआई करती है। यहां पे इनफॉर्मल सेक्टर में कौन कौन है? इनफॉर्मल सेक्टर में कौन कौन लोग आते हैं? मनी लेंडर हैं जो कि लोन देते हैं। हम जो लोग लोन ले रहे हैं, किससे लोन ले रहे हैं? मनी लेंडर से, फ्रेंड एंड रिलेटिव से, ट्रेडर से, लैंड ओनर से और लार्ज फार्मर से ले रहे हैं। ठीक है, यहां पे इसमें क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वह हायर होता है। ठीक है, हायर होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे बताएं तो और इसमें एक चीज और होता है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और क्या होता है, जनरली तौर पे लोग मंथली रख देते हैं। ठीक है, मंथली रख दिया क्या? 24%। ठीक है, जबकि फार्मल सेक्टर में देखिए ईयरली होता है, और अगर यहां पे 24% है तो वह 10, 8, 10, 12% पे होता है। तो काफी बड़ा डिफरेंसेस होता है, समझ रहे हो। इनफॉर्मल और फार्मल सेक्टर के टाइम ड्यूरेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंसेस होता है। फार्मल सेक्टर में ईयरली है, यहां पे मंथली है। वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हाई है। वहां पे सुपरविजन कौन कर रहा है? फार्मल सेक्टर में कौन सुपरविजन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। यहां पे नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज दिस सेक्टर। ठीक है, कोई सुपरविजन के लिए कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन यहां पे नहीं है। भाई आप किसी मनी लेंडर से लेंगे तो उसका सुपरविजन कौन करेगा? आपकी जरूरत है, आपने लिया, उसने दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो तय हुआ दोनों लोगों में, अगर बात हो गई तो उस पर उतना हो रहा है। तो यहां पे कोई सुपरविजन नहीं है। तो दोनों में आप डिफरेंसेस भी यहां से ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, आगे अभी डाटा एक देख लीजिए, क्या डाटा है। फॉर्मल सेक्टर पढ़ लिया, फॉर्मल सेक्टर में बैंक, कोऑपरेटिव, और इनफॉर्मल सेक्टर में अदर, मनी लेंडर हो गए, लैंडलॉर्ड हो गए, ट्रेडर्स हो गए, एम्प्लॉयर हो गए। वो देखिए ये 4 लोग हैं, पुअर हाउस होल्ड,
हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स, वेल ऑफ हाउस होल्ड और रिच हाउस होल्ड। रिच मतलब बहुत अमीर, मतलब बहुत गरीब, उससे कुछ अच्छे, उससे और अच्छे, और यह बहुत अच्छे, भारत में सबसे अमीर लोग। फार्मल सेक्टर से पुअर हाउस होल्ड, पुअर हाउस होल्ड जो है फार्मल सेक्टर से कितने लोग, केवल 15% लोग जो है वह लेते हैं, लोन लेते हैं। बाकी पुअर हाउस होल्ड वह क्या करते हैं, वह यहां 85% लोग जो है पुअर हाउस होल्ड वह इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। उल्टा यहां पे देखिएगा लास्ट चौथा, रिच हाउस होल्ड, जो बहुत अमीर लोग हैं वह बैंकों से 90% लोग बैंकों से ही लोन लेते हैं, केवल 10% लोग जो है वह इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंसेस है, मतलब भारत में जो गरीब लोग हैं, पुअर हाउस होल्ड है, गरीब लोग हैं, वह इनफॉर्मल सेक्टर मतलब बड़े किसान जो हैं, मनी लेंडर हैं, लैंडलॉर्ड है, उन्हीं लोगों से जो है रेट ऑफ वो लोन ले रहे हैं। और आपको बताएं कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, और जनरली तौर पे क्या होता है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है वह मंथली होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मल ये रिच हाउस होल्ड जो अमीर लोग हैं, है ना, जो अमीर लोग हैं वह क्या कर रहे हैं, वह फार्मल सेक्टर बैंकों से 90% लोग बैंकों से ही ले रहे हैं, जहां पे बैंकों में टाइम ड्यूरेशन क्या है, ईयरली है, और टाइम ड्यूरेशन ईयरली है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लो है। यहाँ पे क्या है, हाई है इनफॉर्मल सेक्टर में। तो यह देखिए धीरे धीरे जो है यहाँ पे 15, फिर 47, फिर 72, फिर 90%। ठीक है, यह धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे यह धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। दोनों में कंपेयर कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कंपेयर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नीड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मल सेक्टर लोन। ठीक है, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप एक पूछता है आपसे, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सर्टेन मेंबर्स मोस्टली 15 to 20। जनरली इसमें 15 से सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, एक टाइप्स के, या क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसमें 15-20 लोग ही होते हैं। हु पुल्स दियर सेविंग, जो अपनी सेविंग होती है बचा के रखते हैं, एंड कंस्टिट ए फाउंड टू यूज इन मेकिंग फाइनेंस एंड एडवांस टू अदर मेंबर। SHG आर बिल्डिंग ब्लॉक और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। यह सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, एक तरह से समझिए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि 15-20 लोग जो है, 15 से 20 लोग हैं, अपना एक समूह बना लिए, और ये 15-20 लोग जो है अपना डिपॉजिट यहाँ पे किए, जो भी सेविंग है अपना यहाँ पे जमा किए। ठीक है, अपना जमा किए, 15-20 लोग मिला करके जमा किए। अब इसमें से किसी को अगर जरूरत पड़ी तो इसमें से इनको जो है वह क्या दिया गया, एडवांस के तौर पे दे दिया गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड्स। अब ये इनको दे दिया गया, इन्हीं 15-20 लोगों में से, ऐसा नहीं कोई बाहरी, जितने लोगों का ग्रुप है वही उन्हीं लोगों में से उन्होंने मिलकर के सेविंग किया। ठीक है, सेविंग हुआ। अब इसमें जिसको नीड्स होगी, जरूरत होगी, उसको जिसकी जितनी डिमांड होगी, इसी सेविंग में से उसको दे दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको दे दिया गया तो वो फिर कर, अब उसकी जब सेविंग होगी तो वह जितना लिया है वह फिर यहाँ पे डिपॉजिट करेगा। तो एक अमाउंट जो होता है यहाँ पे फिक्स जमा रहता है, कि कभी भी इन 15-20 लोगों का जो समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, नाम ही है भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब ऐसा ग्रुप जो खुद की अपनी सहायता कर सके। तो 15 से 20 लोगों का ग्रुप होता है कि इन केस, तो ये लोग जो है कहीं फॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर के पास जो है लोन के लिए नहीं जा रहे हैं, यही जो सेविंग किए, खुद की सेविंग है, इसी से काम चला ले रहे हैं, इनके काम जो है चल जा रहे हैं। ठीक है, यह ज़्यादातर जो है यह कह सकते हो कि सक्सेसफुल अगर माने तो यह रूरल पुअर जो है वहाँ पे जो है यह काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, और लोगों को ऐसा करना चाहिए। बहुत सारे जगहों पे है, आप महाराष्ट्र और गुजरात में देखेंगे तो महाराष्ट्र और गुजरात में चाहे वह कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव बैंक हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, वहाँ काफ़ी सक्सेसफुल हैं। और ये भारत के दूसरे स्टेट में भी इसको जो है काफ़ी प्रमोट करना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा भी करना चाहिए, ताकि लोग जो है अपनी ज़रूरत की चीज़ों को या अपने ज़रूरत के समय इनकी सेविंग, खुद की सेविंग हो और खुद अपनी सहायता ये लोग कर सकें। ठीक है, तो चैप्टर में इतना ही था मनी एंड क्रेडिट में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। क्या लिखे हैं, मोहम्मद यूनुस गेट्स, यस शिवांग मौर्य।
बांग्लादेश के हैं, ठीक है। मोहम्मद यूनुस ने नोबेल प्राइज, हाँ तो इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बांग्लादेश में काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और इतना सक्सेसफुल रहा कि पीस का इनको मोहम्मद यूनुस को जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था, इकोनॉमी में मिला या पीस में, जिसमें भी मिला हो, तो नोबेल प्राइज़ भी मिला था काफ़ी कई साल पहले, है ना। बिल्कुल, आपको शिवांग मौर्य हैं, बहुत अच्छा नॉलेज दिया आपने। तो ये भी नाम याद रखिएगा, मोहम्मद यूनुस, इस तरह के का। तो बांग्लादेश में ये काफ़ी सक्सेस, क्योंकि काफ़ी पिछड़ा देश है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके उन्होंने उसको प्रमोट किया मोहम्मद यूनुस ने, और वहाँ पे काफ़ी जो है डेवलप हुआ, लोग जो है काफ़ी प्रमोट हुए इकोनॉमिक कंडीशन के तौर पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सब्जेक्ट नए लेक्चर के साथ।